नमस्कार भाई साहब, तो आप सब कैसे हैं। आज हम बात करने वाले हैं सायरा डी कैप्सूल का डिटेल में। शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, लॉन्ग वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, वही बना रहा हूँ। अब बता दूँ, सबसे पहले कोई भी मेडिसिन हमारे कहने से नहीं यूज करना। हमारे बताए हुए मेडिसिन आपको ऐसे नहीं यूज करना है, बिना डॉक्टर के कंसल्ट से नहीं यूज करना है। आप डॉक्टर से सलाह लीजिए, उसके बाद यूज करिएगा कोई भी मेडिसिन। लेकिन हम इसमें जो डिटेल बात करेंगे, आप चाहे मेडिकल फील्ड से हैं या आप एक आम जनता हैं या एक आप नॉर्मल पब्लिक में आते हैं, तब भी आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। आपको भी जानना ज़रूरी है कि कौन सी मेडिसिन है, कैसे काम करती हैं, तो उसका डिटेल हम बात करने जा रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहले हम क्या देखते हैं, कंपोजिशन के बाद यूजेज। तो इसमें जो हमारे रेबेप्राजोल है वो 20 mg है, डोम्प्रिडोन जो है 30 mg है। अब इसके बाद में हम यूजेज का बात कर लेते हैं, कहाँ पे मेडिसिन दिए जाते हैं। जैसे किसी को GRD हुआ, यानी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्सेस डिजीज, यानी जिसको डकार आती है, खट्टी खट्टी सी मीठी डकार आती है, उस समय क्या होते हैं, हमारे एसिड के प्रोडक्शन हमारे स्टमक में बढ़ जाते हैं। जो हमारे स्टमक है वहाँ पे क्या होते हैं कि एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिसके कारण हमें ये होता है, डकार आता है। उस समय क्या होते हैं, इंस्पेक्टर मसल्स जो होते हैं हमारे, जैसे कि मान लो ये फूड पाइप है, ये मैंने खाया, यहाँ पे फूड पाइप है। अब उसके बाद में स्टमक में जाता है, तो यहाँ पे जो इंस्पेक्टर मसल्स होते हैं क्लोज और ओपनिंग के लिए, वो कन्फ्यूजन हो जाते हैं, जिसके कारण हमें जब डकार आती है, एसिड प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो फंडस नाम का होता है, वो उसके बॉडी जो ऊपर वाली होती है स्टमक के, वहाँ पे एसिड की कुछ ज़्यादा प्रोडक्शन मतलब बढ़ी हुई रहती है, जिसके कारण क्या होता है, वहाँ से ये पास आउट होता है एसिड, जिसके कारण हमें एसिड जो रहती है वो खट्टी आती है। तो वही हमें खट्टी खट्टी डकार फील करवाता है। तो अब बता दें हम आपको इसका और कहाँ पे यूज करते हैं। जैसे कि मान लो किसी को क्या हुआ हो, अल्सर हुआ हो, अल्सर चाहे वो डिडुनल अल्सर हो या किसी का स्टमक अल्सर हो या इंटेस्टाइनल अल्सर हो, उस समय ये मेडिसिन दी जाती है सायरा डी कैप्सूल। अब बात करने वाले हैं कि वो क्या बोलते हैं, अल्सर होता क्या है। अल्सर मतलब होता है कि जैसे हमारे अंदर घाव बन जाए, कहाँ पे, वो GIT जो होते हैं ट्रैक्ट, उसमें कहीं पर भी घाव बन जाते हैं, तो उसको उस जगह का नाम दिया जाता है। जैसे स्टमक में बन गया तो उसको क्या बोलते हैं, स्टमक अल्सर। पेप्टिक पार्ट है हमारा डिडुनल और उसके स्टमक के बीच में, तो वहाँ पे क्या बोल देते हैं, पेप्टिक ग्लैंड होता है जो एसिड को भी सिक्रीट करता है। उस समय उसको हम क्या बोल देते हैं, पेप्टिक अल्सर हो गया। अगर मान लो डेडुनल पार्ट होता है जो C टाइप का होता है, उसमें अगर हो गया तो उसको डेडुनल अल्सर बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया तो उसको इंटेस्टाइनल अल्सर बोलते हैं, या लार्ज इंटेस्टाइन में हो गया तो उसको इंटेस्टाइनल अल्सर ही बोलते हैं। अब बात करने वाले हैं कि जो हमारे डोम्प्रिडोन होते हैं, इनके क्या फंक्शंस हैं। जैसे आपको नोजिया होता है तो उस समय ये मेडिसिन दी जाती है डोम्प्रिडोन, तो इसके साथ में दे देंगे तो अलग से आपको कोई भी जैसे ऑन्डेंसेट्रॉन ये सब नहीं देना पड़ेगा, यानी वोमिटिंग वाली टेबलेट आपको नहीं अलग से खानी पड़ेगी। इसी से आपका हो सकता है काम चली जाएगा अच्छे से। अब बता दूं, जैसे नाजिया हो गया, नोजिया मतलब होता है जी मिचलाना। अब यहाँ पे कौन से, और जैसे किसी को वोमिटिंग हो रहा है यानी उल्टी हो रहा है, तो उस समय भी मेडिसिन दी जाती है, कौन से, डोम्प्रिडोन या ऑन्डेंसेट्रॉन, ये सब मेडिसिन दिए जाते हैं। तो उस समय ये बढ़िया काम करते हैं, आपको वोमिटिंग नहीं होने देंगे, यानी उल्टी नहीं होने देंगे। चलते हैं अब इसके डोज की बात कर लेता हूँ। इसमें डोज जो रहता है हमारा 1 कैप्सूल विदिन 12 आवर के अंदर लेना रहता है, और ये ज़्यादातर मॉर्निंग में प्रेफर किया जाता है जब कब आपका पेट क्या हो, खाली हो, मतलब आप ब्रेकफास्ट से पहले खाना चाहिए। ये टेबलेट या कैप्सूल कोई भी रहेगा, जो भी गैस वाले रहेंगे उनको आधा घंटा पहले खाना चाहिए, चाहे वो कैप्सूल हो या टेबलेट। तो वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी में जाने के बाद में बढ़िया काम करते हैं, वो अपने जगह रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाते हैं, उसके बाद में ये बढ़िया अपना इफेक्ट दिखाते हैं। अब ये एसिड का प्रोडक्शन इसमें बढ़ जाता है, तो ये एसिड के प्रोडक्शन को कम कर देगा। कौन से PPI ड्रग जो होते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, यानी जिसमें रेबेप्राजोल, ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल लगे रहते हैं, लास्ट में जोल, वो सारे मेडिसिन क्या होते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है, मैं 3 बताया, ओमिप्राजोल और रेबेप्राजोल और पेंटोप्राजोल। इसमें क्या होते हैं, लास्ट में जोल है। यही मेडिसिन क्या होते हैं PPI होते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जिसको ये क्या करते हैं कि एसिड के प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। अब बता दें आपको, डोम्प्रिडोन जो होता है, ये हमारे जो होते हैं ये एंटीमेटिक ड्रग होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जो हमारे डोपामिन नाम का हार्मोन्स होता है, ये डायरेक्ट ब्रेन से रिलीज होते हैं, तो ये क्या होते हैं कि उसको ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण हमें वोमिटिंग नहीं फील होती है या जी नहीं मिचलाता है। अब बता दें आपको,
इसका अब डिटेल बात करते हैं भाई। इतना हो गया, इतना नॉर्मली सबके लिए जानकारी के लिए था, लेकिन अगर जो मेडिकल फील्ड वाले हैं उनके लिए अब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। जैसे कि अब हम बता दें, इसमें रेविप्राजोल है ना, ये 20 mg है, जो इसमें क्या है, एंटेरिक कोटेड। अब यहाँ पे एंटेरिक कोटेड का मतलब ये है कि कोई चीज़ें हमारे स्टमक में डिजॉल्व ना होके, मतलब हमारा स्टमक एसिडिक पीएच में रहता है, 1 से लेके 3-4 तक ये नॉर्मल रहता है। लेकिन अगर 4 से ऊपर जा रहा है तो क्या होते हैं, थोड़ी हमें प्रॉब्लम आने लग जाती है एसिडिटी वगैरह की। तो वहाँ पे हम चाहते हैं कोई कैप्सूल या कोई टेबलेट वहाँ पे डिजॉल्व ना हो, तो उस समय हम क्या कर देते हैं, जो भी कैप्सूल बनते हैं उसको हार्ड जिलेटिन या उसको कोटेड ज़्यादा कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि उसकी जो टाइम रहती है वो बढ़ जाती है। या किसी को हम चाह रहे हैं कि वो दवा धीरे धीरे करके रिलीज हो, तो उसके कोटेड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम कोटेड का बात कर रहे हैं, इंटेरिक कोटेड है, ये क्या करेगा, जाके बेसिक पीएच में ये हमारे इंटेस्टाइन में जाके ये डिजॉल्व होगी, जो हमारे सायरा डी कैप्सूल है। तो वहाँ पे जब ये डिजॉल्व होगा, उसके बाद में जो हमारे एब्डोमेन में रिसेप्टर्स होते हैं पीपीआई के, यानी कह सकते हैं जो पेराइटल सेल्स होते हैं हमारे लाइनिंग वाल के, उस समय वो काम करेंगे। लाइनिंग वाल की बात यहाँ पे किसका कर रहा हूँ, जीआईटी ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ, यानी स्टमक में जो हमारे रहेंगे या इंटेस्टाइन में रहेंगे, वहाँ पे क्या होगी, एसिड के जो प्रोडक्शन हो रहे थे स्टमक में वो कम हो जाएंगे। जब ये उससे बाइंड हो जाएगा तो इनिबिटर का है ना, क्योंकि ये क्या हमारे रेवाप्राजोल कौन से, प्रोटॉन पंप इनिबिटर, यानी इनिबिट कर देगा किसी चीज़ को, क्या कर देगा, कम कर देगा। और इसकी जो बाइंडिंग होती है वो पार्शियल होती है, यानी मतलब कुछ समय के लिए होता है बाइंडिंग, जिससे क्या होती है कि एसिड का प्रोडक्शन बंद हो जाता है या कम हो जाता है। लेकिन इसका जब तक इफ़ेक्ट रहता है, जितने टाइम तक, जैसे 8 to 12 आवर नॉर्मली रहता है, तो उतने देर तक क्या रहेगा कि हमारे बॉडी में एसिड जो स्टमक में बनना था ज़्यादा, वो कम बनेगा। अब दूसरा हम बात कर लेते हैं जो हमारे डोम्प्रिडोन होते हैं। ये डोम्प्रिडोन जो यहाँ पे हमें देखने को लिखा हुआ मिलेगा, जो 10 mg रहता है, वो इंस्टेंट मतलब तुरंत इमीडिएटली क्या हो जाते हैं, वो एक्शन शो कर देते हैं या डिजॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद में जो हमारे 20 mg होते हैं वो कोटेड होते हैं, वो सस्टेन रिलीज होते हैं, मतलब वो धीरे धीरे करके इफ़ेक्ट अपना दिखाएंगे। लेकिन जो 10 mg रहता है वो तुरंत इफ़ेक्ट दिखा देता है। तो इसमें फ़ायदा क्या रहता है, जो 10 mg हमारा रहता है वो तुरंत इफेक्ट दिखाएगा, यानी नोजिया वोमिटिंग ये फील हो रहे थे, यानी उल्टी जी मिचला रहता है, तो उस समय ये तुरंत जो 10 mg रहेगा वो उसको मैनेज करेगा। अब ये कैसे मैनेज करता है, ये डोपामिन नाम का हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उसको क्या कर देता है, ये ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण डोपामिन नाम का हार्मोन्स रिलीज नहीं हो पाता है, जो ब्रेन को सिग्नल नहीं देता है कि आपको वोमिटिंग फील हो रहा है। यानी डोम्प्रिडोन जो है वो, इसको हम कौन सी ड्रग बोल सकते हैं, एंटी एमेटिक ड्रग, यानी जो कि क्या करता है, उल्टी होने से रोकने वाली दवाइयों को एंटी एमेटिक ड्रग बोला जाता है। अब बात करने हैं, जी मिचलाता है तब भी दिया जाता है डोम्प्रिडोन, या ओंडेनसेट्रॉन दिया जाता है। तो अगर ओंडेनसेट्रॉन अलग से नहीं देते हैं तो इसमें डोम्प्रिडोन से ही मैनेज हो जाता है। जैसे कि कोई भी आप गैस का टेबलेट खा रहे हैं जिसमें डीएसआर लगे रहते हैं, तो डीएसआर में जो डी आता है ना, वो डोम्प्रिडोन उसमें मिले हुए रहते हैं, तो वो वोमिटिंग का भी काम करते हैं और गैस का भी काम करते हैं। अगर किसी को गैस बना या अल्सर हुए तब भी वो मेडिसिन बढ़िया काम करते हैं। जैसे इसमें सायरा डी है तो डी लगा हुआ है, डी ये बताता है इसमें डोम्प्रिडोन भी है। तो कितना mg है, वो 30 mg, जो 10 mg तुरंत तक बॉडी में हमारे जाने के बाद में काम स्टार्ट कर देता है। लेकिन जो 20 mg रहता है, सस्टेन रिलीज का मतलब है धीरे 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 करके, मान लो हम चाह रहे हैं कोई टेबलेट क्या हो 12 घंटे में, तो उसको हम क्या कर देंगे, हार्ड कोटेड कर देंगे, उसकी पीएच को मेंटेन कर देंगे कि इतने पीएच पे जाके वो टेबलेट क्या हो, धीरे 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 करके गले। अब बता दें आपको भाई साहब, इसके साइड इफ़ेक्ट, जो रियल साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या होते हैं कि जैसे हमारे विटामिन B12 नाम के क्या होते हैं, विटामिन होते हैं जो क्या हो जाते हैं, इनकी वैल्यू कम हो जाती है। अब जब इनकी वैल्यू कम हो जाती है और पोटेशियम की वैल्यू कम हो जाती है, तो क्या होते हैं, हमारे बोन में वीकनेस आ जाते हैं, जैसे कि फ्रैक्चर होने का ज़्यादा चांस रहेगा। अब जैसे मान लो कोई बिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया ये मेडिसिन, बिना डॉक्टर के कंसल्ट से तो आपको लेना नहीं है ये मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन हो आपको बिना डॉक्टर के कंसल्ट से नहीं लेना। जैसे यहाँ पे सायरा डी है, जो कि हम किसकी बात कर रहे हैं, एसिडिटी में यूज किया जाता है, जब भी यह अल्सर प्रॉब्लम है तब दिए जाते हैं, या किसी को वोमिटिंग या उल्टी जैसे फील होती है तब दिए जाते हैं। तो उस समय क्या होते हैं कि जैसे जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रखे हैं आपको,
उतने दिन आपको यूज करना है। और जब भी आपको रिव्यू के लिए मतलब फॉलो बाद में जितने दिन के लिए आपको दिए उसके बाद में आपको लास्ट में जाके एक बार कंसल्ट करना रहता है कि अब हमें ज़रूरत है या नहीं। अगर जो हमें ज़रूरत नहीं तो वहीं पे आपको मेडिसिन कोई भी रहे बंद कर देना चाहिए अगर नहीं ज़रूरत है। कब? जब आप डॉक्टर से सलाह ले लें तब, अपने मन से नहीं। तो उस समय क्या हो गया, जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर वाले मेडिसिन होते हैं ये क्या कर देते हैं, एसिड को कम कर देते हैं, जिससे क्या होती है कि हमें बहुत सारी बीमारियां होने का चांस हो जाता है। जैसे कि अगर मान लो हमारे स्टमक में क्या होते हैं, पीएच एसिडिक जो होते हैं वो ठीक ठाक होते हैं, लेकिन अगर उसी के मान लो कम हो गए तो वो बैक्टीरिया वायरस को कैसे किल करेगा, नहीं कर पाएगा, जिससे क्या होगी हमें बहुत सारी बीमारियाँ होने का चांस रहेगा। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि कोई भी मेडिसिन हम उतना यूज करें जितना हमें ज़रूरत है। आप बता दें आपको, जैसे कि बोन फ्रैक्चर होने का चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा और भी डिजीज़, जैसे अगर मान लो किसी को क्रोनिक किडनी डिजीज़ है तो उस समय नहीं लेना चाहिए, जिसको सीकेडी बोलते हैं। तो उस समय ये मेडिसिन नहीं लेना चाहिए बिना डॉक्टर के कंसल्ट से, क्योंकि ये किडनी पे भी इफ़ेक्ट डालता है। अब बता दें आपको कि और कहाँ पे, जैसे कि मान लो किसी को क्या है, कार्डियक डिजीज़ है, यानी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, दिल से प्रॉब्लम है, तो उस समय उनको मेडिसिन ये नहीं लेना चाहिए बिना डॉक्टर के कंसल्ट से, क्योंकि उसमें जो हार्ट के मेडिसिन्स होते हैं कुछ उससे क्या होती है, इंटरेक्शन होने लग जाती है। इंटरेक्शन मतलब कि दोनों मेडिसिन आपस में कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ एक नया इफेक्ट दिखाने लग जाती हैं, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोई भी मेडिसिन आप बिना डॉक्टर के कंसल्ट से नहीं ले भैया, मैं बता रहा हूँ भले। अब बता दें इसका डोज जो है वो 1 से 2 टाइम दिए जाते हैं, और वो भी शाम को खाना खाने से पहले और सुबह में खाली पेट दिए जाते हैं, मतलब खाना खाने से ही पहले। अब शाम को जैसे मान लो हमें खाना खाना हुआ तो उसके क्या होगा, आधा घंटा पहले हम खा लेंगे कोई भी कैप्सूल रहेगा या टेबलेट रहेगा एसिडिटी वाली, तो एंटा एसिड या बोल दो भाई। अब आपको बता दें कि इसके बस जो नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे आपको दवा खाने के बाद में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि ड्राई माउथ हो सकता है, हेडेक हो सकता है, और जी मिचला सकती है, वोमिटिंग वगैरह फील हो सकती है, ज़रूरी नहीं होता है, और जीआईटी इरिटेशन कॉज कर सकता है, यानी जाने के बाद में कैप्सूल हमें हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स अंदर कॉज कर रहा हो, हमें भले ना पता चले। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है जो नॉर्मली होते हैं। अब बता दें आपको कि जैसे कि इसका आपको एक